हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रीएम्बल आया कहाँ से, पहले ये समझते हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया 1929 में आना था, 27 में ही आ गए थे वो लोग, तो उस समय उन्हें भेजा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चेक करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कितने अच्छे से काम किया भारत में, ये चेक करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया था तो इंडियंस को ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो थे उस समय, सचिव साहब, उन्होंने इंडियन लीडर्स को चैलेंज किया कि अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने लिए तो करें, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि इंडियंस यूनाइटेड है ही नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है इन लोगों के बीच में, तो ये क्या ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। पर इंडियन लीडर्स ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उस समय से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लासेस ज़रूर देखें, आपको पता चलना चाहिए कि भारत का संविधान बनाते वक्त कितनी समस्याएं आई थी, भारत किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहा था, हमारे फ्रेमर्स ने कितना स्ट्रगल किया हमारे लिए। ये हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो ज़रूर पता होना चाहिए, और लॉ स्टूडेंट के तौर पे तो आपको पक्का पता होना चाहिए। आज बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो जब साइमन कमीशन भारत आया, उस समय जब ड्राफ्ट वगैरह प्रिपेयर करने लगे तो जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत बड़ा योगदान दिए उस समय। योगदान उनका कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मतलब ऐसी कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं, हम न्यू ईयर पे बनाते हैं ना कि इस साल हम डाइटिंग करेंगे, इस साल हम जिमिंग करेंगे, तो हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो भारत का संविधान लिख रहे थे वो, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं लिख रहे थे। भारत का संविधान सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है जिससे सारे चीज़ों को सोर्स यहीं से मिलता है, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, सबका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए, वो एक रोड मैप लेकर आए कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कौन सी ऑब्जेक्टिव्स, कौन सी आइडियोलॉजीज, कौन सी फिलॉसफीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। उसका एक छोटा सा रोड मैप वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम पर लेकर आते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जिसको इवेंचुअली 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, अगर इसकी बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने आइडिया लिया था कि हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन होगा जिसको पढ़ते ही हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पर्पस क्या है ये पता चलेगा। विल कम टू नो द डायरेक्शंस, क्या डायरेक्शंस हैं, कैसे काम करेगी गवर्नमेंट, सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, इन सब के बारे में हमें हमारे प्रीएम्बल से ही पता चलेगा। प्रीएम्बल इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द एपिटोम ऑफ ब्रॉड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्रीएम्बल ही पढ़ लो, आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत पावरफुल है एक तरीके से। जितना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनकी एक समरी हम प्रीएम्बल में पढ़ सकते हैं। प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया था, जब हमारा ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था। प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड आफ्टर द ड्राफ्ट हैज़ बीन अप्रूव। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट अप्रूव हो गया उसके बाद हमने लास्ट में प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था। इसके पीछे की रीज़न यही था कि हम बेसिक फिलॉसफीज़ जो प्रोविजंस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं उन सारी फिलॉसफीज़ की समरी हमारे प्रीएम्बल में होनी चाहिए, इसलिए इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। फिर जितने भी आर्टिकल 1 से लेके 395, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, इस समय कितने हैं कमेंट करिए। वो आर्टिकल 1 से लेके 395 में जितने प्रोविजंस हैं, जो भी आप राइट्स दे रहे हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, उन सब की समरी हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। प्रीएम्बल को डिराइव किया गया है एक लैटिन टर्म से, प्रीएम्बलस बोलते हैं, वॉकिंग बिफोर। मतलब आप प्रीएम्बल पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कुछ ऐसा। आर्टिकल 393 की जब बात करते हैं तो वो बोलता है दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 394 जब हम बात करते हैं तो हमें कमेंसमेंट की डेट पता चलती है 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया था, जैसे सिटीजनशिप हो गए, प्रेसिडेंट का ओथ हो गया, डेफिनेशंस हो गए, इंटरप्रिटेशंस हो गए, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और भी हैं जिन्हें अब रिपील कर दिया गया है। बाकी जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने 26 जनवरी 1950 से अडॉप्ट किया।
395 बात करता है रिपील एक्ट्स के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसको जो भी एक्ट सपोर्ट कर रहे थे उन सबको रिपील कर दिया गया था। तो यहाँ से हमारा पार्ट नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होता है, जिसमें 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 393, 394 एंड 395। अब बात करते हैं प्रियम्बल की मीनिंग के बारे में। तो प्रियम्बल इज अ शॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। आपको पूरे स्टैट्यूट का इंट्रोडक्शन प्रियम्बल में मिल जाएगा। प्रियम्बल हर एक्ट में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, चाहे CRPC हो, चाहे इंडियन पेनल कोड हो, आपको हर जगह प्रियम्बल देखने को मिलेगा। पर जो ऑर्डिनरी स्टैट्यूट है वहां पे प्रियम्बल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से आपको हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे जो अचीव करना चाहते थे, लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, कौन कौन सी पॉलिसीज लाना चाह रहे थे वो लोग, क्या पर्पस था संविधान को लिखने के पीछे, उन डायरेक्शंस के बारे में भी पता चलेगा जिसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे सिटीजन्स काम करेंगे, रहेंगे। इन सब के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। इनरी बेरुबेरी का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर। आप हमारे मेकर्स के दिमाग को खोल सकते हैं थ्रू द प्रियम्बल। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्यों हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हुआ, क्यों इतने सारे प्रोविजंस थे, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रजीम में बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उन सारी चीज़ों को हमें अब अचीव करना था। हम इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे, हम लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे, हम जस्टिस के लिए लड़ते थे। तो ऑल द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस which the country struggled during the British regime, वो सब आपको कहाँ मिलेगा? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। इनरी बेरुबेरी में इतना ही बोला गया कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स सो दैट यू कैन नो द जनरल पर्पस बिहाइंड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग, वो सब प्रियम्बल में है। प्रियम्बल प्लेस ऑफ प्राइड है फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको उन सारे गोल्स के बारे में पता चलेगा जो वो चाहते थे कि भारत अचीव करे और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन बने, क्योंकि हम लोग 200 साल से ज़्यादा से समय से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। कोई भी बाहर के लोग आते थे और हम पे रूल करके चले जाते थे, तो हमें हमारे अधिकारों के बारे में नहीं पता था। तो उन सारे गोल्स के बारे में मेंशन किया गया, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल से आपको आइडियल्स के बारे में पता चलेगा जो हमें अचीव करना है। आइडियल्स मतलब हो गया सॉवरेन नेशन होना चाहिए इंडिया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। ये आइडियल्स हमें अचीव करना है। एस्पिरेशंस के बारे में कि जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फैटर्निटी होना चाहिए, ये सब हमें अचीव करना है। इसलिए हमारे प्रियम्बल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि वी प्रॉमिस दिस टू आवर सिटीजन्स, कि हम उनको जस्टिस दिलाएंगे, लिबर्टी दिलाएंगे, इक्वालिटी दिलाएंगे। प्रियम्बल को याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप प्रियम्बल को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लें। पहला सोर्स के बारे में बात करेगा, दूसरा रिजोल्यूशन के बारे में बात करेगा, तीसरा कमिटमेंट या प्रॉमिस के बारे में बात करेगा, चौथा प्रमोशन के बारे में बात करेगा और पांचवा डिक्लेरेशन के बारे में बात करेगा। जब हम सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हम केसेस भी डील करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया। हमने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बोला, वो हमारे बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। तो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? रिजोल्यूशन। रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमें भारत कैसा बनाना है? हमें भारत ऐसा बनाना है, सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स
सिटीजन्स से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, सिटीजन्स को क्या कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम आप लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, लिबर्टी भी होगी आपके लिए और आपके पास इक्वालिटी भी होगी। जस्टिस इन द सेंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज़ के बारे में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप बोल सकते हैं, आपको बोलने पे जेल में नहीं डाला जाएगा, तो हम आपको लिबर्टी भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दिलाएंगे। इक्वालिटी भी होगी आपके पास स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में। तो क्या प्रॉमिस किया उन्होंने, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रॉमिस किया। तो फिर से पढ़िए प्रियम्बल को अपने बेयर एक्ट में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to its citizen justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। प्रमोशन की बात कर रहे हैं, क्या प्रमोट करेंगे, फैटर्निटी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भाईचारा को प्रमोट करना है, लेकिन इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी का भी ध्यान देना है। डिक्लेरेशन क्या करते हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया। और किसको दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमारे लिए बनाया था। इस तरीके से आप प्रियम्बल को याद कर सकते हैं। अब हम लोग इन सारे वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक केस था के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और साथ ही साथ ये वो ब्लूप्रिंट है जिसमें वो सारे वैल्यूज़ हैं, सारे आइडियल्स और फिलॉसफीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स अचीव करना चाहते थे। जब बात अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल की आती है तो हम देखेंगे कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अमेंड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, जिसके थ्रू 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को। सोशलिस्ट की जब बात करते हैं तो ऑल्दो सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से हमारे फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। जब हम वर्ड पढ़ते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो वहीं से हमें दिखता है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। जब हम आर्टिकल 39 बी और सी पढ़ते हैं तो वो सोशो इकोनॉमिक चार्टर की बात करता है। वहाँ पे भी हम सोशो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट इसको ऐड करके और इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म लाएंगे अपने स्टेट में। हमारा जो स्टेट होगा वो कैसा होगा, सोशलिस्ट स्टेट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म का मतलब हुआ कि हम इनइक्वालिटीज को रिमूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम उन सारे एक्सप्लॉयटेशंस को रिमूव करने की बात कर रहे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हुआ सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया। इट माइट इनेबल द कोर्ट टू लीन मोर एंड मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप इंडस्ट्रीज। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि सोशलिस्टिक स्टेट लाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्टिक स्टेट हो तो यू नीड टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इन वेरी फाइन मैनर, तभी आप अपने सिटीजन्स को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब बात आती है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो इसमें कहा गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए, साथ ही सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए लोगों को। समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया कि जब आप सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21, 23, 38 और 39 को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल्स भी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं सेकुलर की तरफ। सेकुलर वर्ड भी हम अपने प्रियम्बल में और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में देख पाते हैं आसानी से। प्रियम्बल में जब हम पढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो यहाँ से सेकुलर स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि हमारा स्टेट कैसा होगा, सेकुलर होगा। यहाँ के लोग सेकुलर है। ऑल्दो हम धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की, अर्थात
कि हमारे लिए सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, हम सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करेंगे, सब इंडिपेंडेंट हैं अपने रिलीजन को प्रोफेस और प्रोपागेट करने के लिए, और हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट की भाव से देखेंगे। स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा और सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, आप रिलीजन्स के बेसिस पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 से 28 के प्रोविजंस को जब हम देखेंगे तो वो भी एक सेकुलर स्टेट की बात करता है। केस लॉ हुआ सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें हेल्ड किया गया कि आर्टिकल 25 से 28 के जो प्रोविजंस हैं, इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारे मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बने, इसीलिए उन्होंने इन प्रोविजंस को मेंशन किया है। बात करेंगे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो बोला गया सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि सेकुलरिज्म से हम एक पॉजिटिव थिंकिंग को अराइज कर पा रहे हैं कि हमें सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना होगा, ऑल रिलीजन्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बात करेंगे डेमोक्रेटिक के बारे में, तो बचपन से हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन जी द्वारा दी हुई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक ग्रीक वर्ड डेमो से आता है जिसका मतलब होता है मेनी, रूल ऑफ मेजॉरिटी इन पॉलिटिकल कम्युनिटी। प्रियम्बल हमारा हमें ये नहीं बताता कि हम किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। ऐसे तो गवर्नमेंट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, लेकिन डेमोक्रेसी इज द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आया कहाँ से है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये एक ऐसा मेथड ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, जहाँ पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हम केस लॉज के बारे में बात करेंगे तो दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास अधिकार है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, दे हैव राइट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की, तो बोला जा रहा है पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट्स गारंटी करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हमको फंडामेंटल राइट्स मिल रही है, दैट इज द वेरी फाउंडेशन एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, वही सबसे बेसिक फाउंडेशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। जब बात करते हैं एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो कह रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की जा रही है। हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, हम उनसे डिमांड किए कि आप हमारी ये डिमांड्स को फुलफिल करिए। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। वहां के लोग कितने सेटिस्फाई हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया। बोला गया नो हेरिडिटरी मोनार्क, हमारे यहाँ कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है। सुप्रीमेसी की बात की गई तो इट विल लाई इन द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने रिपब्लिक को डिफाइन भी किया। उन्होंने कहा एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सुप्रीमेसी विल बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इट विल नॉट बी इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल। हम किंग को पावर नहीं दे रहे हैं बल्कि हम पीपल को दे रहे हैं, वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। दैट विल बी द हाइएस्ट इलेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, उसके पास पावर होगी। ऐसी गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को कहाँ से डिराइव करता है? इट डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। किंग के सिस्टम को खत्म किया गया और हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की फंक्शनरी को इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस मीन समथिंग विच इज जस्ट, फेयर, रीजनेबल, इक्विटेबल। जस्टिस का मतलब हुआ कि आप सही और गलत में निर्णय ले सके कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जस्टिस स्टैटिक नहीं होता है, जस्टिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। ये चेंज होता रहता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई एक चीज़ जो किसी एक व्यक्ति के लिए सही है, किसी एक कम्युनिटी के लिए सही है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए गलत भी हो। जब जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस को कुछ ज़्यादा सुप्रीमेसी मिल गई है ओवर
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसीलिए जस्टिस को जीनस कहा जाता है एंड सोशल जस्टिस को स्पीसीज कहा जाता है। सोशल जस्टिस मतलब क्या हुआ? सोशल जस्टिस मतलब हुआ कि पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड। आप किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आपको सारी इनइक्वालिटीज को, वेदर इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको रिमूव करना होगा। आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ताकि जो व्यक्ति सफर कर रहा है उनकी सफरिंग्स को हम एटलीस्ट खत्म कर सकें। मटीरियल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग ऑल। पार्ट 3 और पार्ट 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस को इवॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, 17 पढ़ेंगे, आर्टिकल 38, 39, 42, 43, इन सब आर्टिकल्स में हम सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे बहुत अच्छे से। केस लॉज की बात करते हैं तो चंद्रा भवन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें होप एंड एस्पिरेशन कन्फर किए हैं, दैट विल बी डाइल्यूटेड इफ द मिनिमम नीड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन इज नॉट फुलफिल। अगर मिनिमम नीड्स आप अपने सिटीजन्स की फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो जो होप एंड एस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कन्फर करता है, दैट विल बी जीरो। नालसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करके सोशल जस्टिस को प्रमोट किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जो ट्रांसजेंडर्स हैं, दे आर एबल टू लिव अ लाइफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि किसी के साथ अनजस्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज उसके पास कम पैसा है या वो थोड़ा गरीब है या उसके पास प्रॉपर मटेरियल रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से आप किसी के साथ अनजस्ट बिहेवियर नहीं कर सकते। ये हमारा प्रियम्बल हमें कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 को ऐड किया गया फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 39 की बात जब करते हैं तो वहाँ पे भी बात हो रही है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करिए, रिसोर्सेज जितने भी हैं उन्हें कॉमन गुड्स के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ एक ही तबके ऑफ सोसाइटी में ना रह जाए कि भाई सिर्फ यही आदमी अमीर और बाकी सब गरीब रह जाए हमेशा के लिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। आर्टिकल 39E की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसा ना हो कि चिल्ड्रंस को और वुमेन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़े। 39 सब क्लॉज F की जब बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ की बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हमारे चिल्ड्रंस को मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज ना अवेलेबल हो, उसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगे। जब बात करते हैं 39A की तो यहाँ बात होती है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई लीगल सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट करो, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो। ऐसा ना हो कि किसी को जस्टिस ना मिले जस्ट बिकॉज दैट पर्सन वाज लैकिंग इन सम मटेरियल रिसोर्सेज, उसके पास पैसों की कमी थी तो ऐसा ना हो कि उसे लीगल हेल्प ही ना मिल पाई हो। तो फ्री लीगल एड की बात होती है 39A में। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। जब हम पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ेंगे तो उसे डिस्कस करेंगे। केस की बात करते हैं तो जीबी पंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बोला गया कि इकोनॉमिक जस्टिस कोई लीगल जार्गन नहीं है, सिर्फ लीगल टर्म है, नहीं, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल टू कन्फ्रंट द इकोनॉमिक जस्टिस टू द सीकर। जिन्हें ज़रूरत है उनको वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सिर्फ ये एक लीगल टर्म नहीं है। बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्वल शेयर्स टू द सिटीजन्स। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वहाँ पे लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जब बात पॉलिटिकल जस्टिस की आती है तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब पीपल्स की पार्टिसिपेशन की बात आए इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। आर्टिकल 14 से 18 जब हम बात करेंगे तो उसमें भी हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 17 की जब बात होती है तो वहां आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करो। जब आप अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर देंगे तो सब लोग इक्वल फुटिंग पे होंगे एंड व्हेन पीपल विल बी ऑन इक्वल फुटिंग दे विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो अपने अपने स्फीयर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। अब बात करते हैं केस लॉज की। रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है कुछ प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो क्या प्रिंसिपल राइट्स हम दे सकते हैं? राइट टू वोट मिला हमें अंडर आर्टिकल 326, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो दीज आर द राइट्स ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करेंगे लिबर्टी, द नेक्स्ट टर्म।
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप के बारे में। ये बहुत ही एब्सोल्यूट राइट है जो हमारा प्रियम्बल हमें प्रोवाइड करता है। लिबर्टी डिराइव हुआ है वर्ड लिबा से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी एंड प्रिजन। हमारे पास इन सारी चीज़ों के लिए लिबर्टी हमारा प्रियम्बल देता है और बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं, बट सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। जब इन दी केरला एजुकेशन बिल 1957 की बात की जा रही है तो वहाँ कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को आप तभी अचीव कर सकते हैं, तभी आप चेरिश कर सकते हैं जब आप अपने सिटीजन्स को लिबर्टी प्रोवाइड करें इन कंटेक्स्ट ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। लिबर्टी कोई लिमिटेड टर्म नहीं है, मतलब आप लिबर्टी को किसी लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रेन करके नहीं रख सकते हैं कि हाँ लिबर्टी का मतलब बस इतना ही होता है। जस्टिस हेगड़े कहते हैं कि लिबर्टी पॉलिटिकल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है। इट इज़ अ वाइडेस्ट टर्म। बात करते हैं करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, तो वहाँ पे लिबर्टी को राइट से जोड़ दिया गया है कि व्यक्ति अगर फुल्ली लिबर्टेड होगा तभी वो अपने काम में बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। लिबर्टी को और समझने की कोशिश करते हैं तो मैं कह रही हूँ कि प्रियम्बल जो बात कर रहा है वो एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात कर रहा है, लेकिन वहीं जब हम प्रोविजंस को देखेंगे तो वहाँ पे हमें लिबर्टी जो मिल रही है वो सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रही है तो ये भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप अपने उस फ्रीडम का इतना यूज ना करें कि नेशन की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए। तो इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो पूरी एब्सोल्यूट राइट आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। वहीं जब हम बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल 25(1) आता है पिक्चर में, जो बात क्या करता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अब अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपागेट या प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वीक फंडामेंटल राइट, और साथ ही साथ ये एब्सोल्यूट लिबर्टी आपको नहीं प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट लिबर्टी कहाँ मिल रही है? हमें हमारे प्रियम्बल में मिल रही है, लेकिन प्रोविजंस में इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। बात जब के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की होती है तो कह रहे हैं कि प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 आता है और ये एक फंडामेंटल राइट है और लिबर्टी को एक्सपैंड करने के लिए हमें ये राइट दिया गया है। अब बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके लिए आप मेरी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो जरूर देखिएगा। जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी के बहुत सारे नोशन हो सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ इस तबके के लोग के लिए इक्वालिटी की बात है वही वो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट करे। व्हाट मे बी इक्वल फॉर वन मे नॉट बी इक्वल फॉर अदर। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की जब बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं इक्वालिटी इज फेथ एंड क्रीड ऑफ द नेशन। जब बात करेंगे मोहम्मद इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जो अयोध्या डिस्प्यूट का मामला था, तो वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी को सेकुलरिज्म से जोड़ दिया गया, स्टेट को न्यूट्रल बना दिया गया है। स्टेट ना तो इस कम्युनिटी के रिलीजन को प्रोफेस करेगा ना ही इस कम्युनिटी के रिलीजन को प्रोफेस करेगा। स्टेट न्यूट्रल है। तो जब आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपागेट या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देंगे और फिर वहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। फैटर्निटी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हम कहते हैं ना कि भारत भूमि, भारत हमारी माता है, हम सब उनके बच्चे हैं, तो इट इज़ द सॉइल ऑफ द नेशन। फैटर्निटी मतलब हो गया ब्रदरहुड, कॉमनहुड, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या बात कर रहा है? कॉमनहुड को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं। बचपन में हम लोग प्लेज भी करते थे स्कूल में, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ पे कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास मटेरियल्स हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, सबको इक्वल ट्रीट करिए, फैटर्निटी की भावना लेकर आइए। ये भी हमारा प्रियम्बल हमें कहता है। कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फैटर्निटी का होना सबसे बेस्ट होगा। पार्ट 4A की जब बात करते हैं, जहां हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं, वहां पे आर्टिकल 51A सब क्लॉज E को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि हार्मनी को प्रमोट करने की बात की जा रही है बिटवीन द सिटीजन्स। जब हम आर्टिकल 51 को पढ़ेंगे DPSP में तो वसुदेव कुटुंबकम का भाव वहां पे दिखता है। वहां पे हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। बात आती है मंडल कमीशन केस की, जहां पे 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे बैकवर्ड क्लास
क्लास ऑफ द पीपल को मिला था। फैटर्निटी का रिलेवेंस इंडियन कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बैकवर्ड है, जो सिमिलर स्टेटस पे नहीं है, उन्हें हम सिमिलर स्टेटस पे सिमिलर फुटिंग पे लाने के लिए उन्हें 27% का रिजर्वेशन भी दिया गया था। तो प्रीएम्बल के कुछ लास्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट येस इट विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आंसर्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। तो बात कर रहे थे हम लोग फैटर्निटी को प्रमोट करने की एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो कहते हैं भाई एक डेमोक्रेटिक नेशन में, एक वेलफेयर स्टेट में आपको इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करना ज़रूरी है। इसीलिए टाइटल को एबॉलिश करने की बात की गई थी और अनटचेबिलिटी को भी हटाने की बात की गई थी। एक केस था LIC वर्सेस CERC 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में हमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिल रही है, उसमें राइट टू डिग्निटी को हम देख सकते हैं। वो राइट टू डिग्निटी को इंश्योर करने की बात भी कर रहा है। लास्ट वर्ड पे आते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यूनिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई पार्टीशन से हम लोग गुजरे थे, उस समय भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो यूनिटी वर्ड को रखा गया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से वो इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। इंटीग्रिटी को बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया? वैसे तो इसका प्रोविज़न हम आर्टिकल 1 में पढ़ते हैं, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट जो है यूनियन से अपने आप को सेसीड नहीं कर सकता है। इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन, इसलिए इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेदर द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हमने प्रीएम्बल को डिस्कस किया, बहुत अच्छे से किया, सारे वर्ड्स डिस्कस किए, सब पे मैंने आप लोगों को केस लॉज भी दिए, हर वर्ड्स को मैंने आर्टिकल के साथ रेफरेंस भी दिया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर आप प्रीएम्बल की बेसिक मीनिंग देखेंगे तो कहेंगे कि ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है, स्टैच्यूट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ब्रीफ है, या प्रोलॉग कह देते हैं लोग, या प्रीफेस कह देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो दो लीडिंग केसेस आते हैं इसमें। इन री बेरूबेरी केस 1960 जिसमें 7 जजेस बेंच बैठे थे। इन री मतलब क्या होता है? इन रेफरेंस हम बोलते हैं, लेकिन ये इन रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट है। जो भी केस आर्टिकल 141 में प्रेसिडेंट के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में जाता है उसे हम इन री कहते हैं। तो इन री बेरूबेरी केस 1967 जजेस की बेंच बैठी थी। तो जब हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स सो दैट यू कैन नो व्हाई दीज प्रोविजंस आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो सही उन्होंने बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कांट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। 368 को भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 में इसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन 1973 में केशव नंदन भारती केस आता है जहाँ पे 13 जजेस के बेंच बैठते हैं। उन्होंने कहा कि भाई प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रीएम्बल को भी हमने वैसे ही अडॉप्ट किया था जैसे हमने बाकी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। तो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। और इसका आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं आराम से 368 में, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। अमेंडमेंट कैन बी डन बट इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट जब हुआ, पहली बार ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, एक ही बार अब तक हुआ है, तो 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तीनों हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया, प्रीएम्बल की बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हमने नहीं छेड़ा है। तो वही कह रहे हैं कि आप कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बेसिक स्ट्रक्चर एज इट इज ही रखना है और प्रीएम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368।